मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो अपने जिद पर अड़े होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विभास शाह आप लोगों के समक्ष आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर उपस्थित हूँ। हम लोगों ने कई दिनों से क्लास को लगातार चलाया। इस बीच हम लोग समझे कि कैसे भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, किस प्रकार से उन्होंने मसाला के व्यापार पर बल देकर अत्यधिक मुनाफा उन्होंने कमाई। आगे हम लोग देखते हैं कि वो मुनाफा कमाते कमाते किसी प्रतिद्वंदी को यहाँ पर वो टिकने नहीं देते हैं। इसी संदर्भ में अंग्रेज़ों का फ्रांसीसियों के साथ 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। इसी कर्नाटक युद्ध से अंग्रेज़ों की भारत में पैर मजबूत हो जाती है और इसी पैर को मजबूत करते हुए वो यहाँ पर आर्थिक हितों की लाभ की पूर्ति करते करते वे साम्राज्यवादी विस्तार पर भी बल देते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे उन्होंने बंगाल के संदर्भ में कठपुतली नवाब को लाकर सिराजुद्दौला को उनकी सत्ता से अपदस्थ किया। कैसे प्लासी का युद्ध और निर्णायक होते हुए भी उनकी सत्ता को वैधता प्रदान कर दी। आगे चलते चलते हम लोग देखते हैं कि कैसे मीर जाफर और मीर कासिम को सत्ता से हटाते हुए वे इलाहाबाद की संधि करते हैं और द्वैत शासन लागू कर देते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने मैसूर युद्ध के बारे पे देखा कि कैसे उन्होंने हैदर अली और टिप्पू सुल्तान को यहाँ से अपदस्थ किया। साथ ही अपनी नीति का, कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए वे यहाँ पर अपने सत्ता को स्थापित कर देते हैं। अब यहाँ ये लोग यहीं तक नहीं रुकते हैं, ये अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए मराठा के क्षेत्र पर अपने सत्ता को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब मराठा के क्षेत्र पर हम लोग देखेंगे कि कैसे अंग्रेज जद्दोजहद करके यहाँ के साम्राज्य को अपने केंद्र में सम्मिलित कर लेते हैं और बंगाल के नवाब क्लाइव के तरह बम्बई के गवर्नर भी यहाँ पर से अत्यधिक आर्थिक हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग यह देखेंगे कि कैसे घर की भेदी लंका ढाए वाली कहानी यहाँ पर समाहित हो जाती है। कैसे अंग्रेज उसका लाभ उठाते हुए यहाँ राजनीतिक शिकार करते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे अंग्रेज की सत्ता मजबूत होने के साथ साथ उनकी साम्राज्यवादी विस्तार नीति लागू हो जाती है। अब हम लोग मराठा के क्षेत्र पर एंटर करते हैं। हम लोगों ने बंगाल पढ़ लिया था, मैसूर पढ़ लिया था, आज हम लोग मराठा पढ़ेंगे। मराठा में हम लोग देखेंगे, मैं आपको बता दूं, मराठा भारत का इस क्षेत्र में था और ये इसका तटवर्ती क्षेत्र थे। हम लोग देखेंगे कि यहाँ के शासक शिवाजी थे, जिनका पूरा कार्यकाल 1627 से 80 तक रहता है। ये शिवाजी
यहाँ के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और इनकी प्रशासनिक स्थिति अन्य राजाओं की तुलना में अच्छी होती है। वे अष्टप्रधान को प्रशासन बनाते हैं। इस अष्टप्रधान में पेशवा होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है, छत्रपति होते हैं जिसे राजा कहे जाते हैं, साथ ही साथ इसमें सुमंत भी होते हैं जो कि विदेश मंत्री होते थे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब इनकी प्रशासनिक स्थिति इतनी मजबूत थी तो फिर आगे चलकर उनके पुत्र से अंग्रेज सत्ता लेने में कैसे सक्षम हो जाते हैं। इनके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि शिवाजी के दो पुत्र थे। पहला का नाम संभाजी था तो दूसरे का नाम राजा राम था। तो आप देखेंगे कि शिवाजी की मुगलों से अच्छी दोस्ती नहीं थी क्योंकि दक्षिण में ये अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे तो मुगल से उनकी नहीं पट पाती थी। तो देखते हैं जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो औरंगजेब उस समय मुगल सम्राट होते हैं। तो वो औरंगजेब शिवाजी से बदला निकालने के लिए उनके पुत्र की जो संभाजी होते हैं उनकी वो हत्या कर देते हैं। इसके साथ ही जो संभाजी की तो हत्या कर ही देते हैं, संभाजी का पुत्र होता है साहू, उसे वो अपना कैदी बना लेते हैं। इस बीच में आप देखेंगे कि तब तक मराठा में तो कोई रहता नहीं है तो सत्ता पुत्र राजा राम जी अपने हाथों में ले लेते हैं और ये राजा राम जी भी ज़्यादा समय तक सत्ता पर स्थापित नहीं रह पाते हैं। आगे चलकर इनकी मृत्यु हो जाती है तो सत्ता का कमान इनकी पत्नी ताराबाई अपने हाथों में ले लेती है। जब ताराबाई सत्ता का संचालन करती है तो वह सोचती है क्यों ना अपने पुत्र को यहाँ का सत्ता का वास्तविक राजा बना दिया जाए। तो वह इन्हें राजा बनाने के बारे में सोचती है। तब तक में क्या होती है कि सन 1707 ईस्वी में, मैं आपको बता दूं, सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ साथ जो पुत्र साहू जी होते हैं औरंगजेब के कैद से छूटने में सक्षम हो जाते हैं। जब वे मराठा क्षेत्र पर लौटते हैं और अपने आंटी जी जो कि ताराबाई थे उन्हें वो बोलते हैं कि अब सत्ता मुझे आप हस्तांतरित कर दीजिए, तो वो तो अपने बेटा को सत्ता पर बनाए रखना चाहती थी, वो तो सत्ता इनको हस्तांतरित करना नहीं चाहती थी। किंतु अंततः जो साहू जी होते हैं वो सत्ता को अपने हाथ में लेने में सक्षम हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं जब साहू जी सत्ता में आ जाते हैं तो उस वक्त वो अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए पेशवा बालाजी विश्वनाथ को लाते हैं। तो उनकी कार्यकाल होती है 1713 से 1720 के बीच में। और मैं बता दूं ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ ऐसे पेशवा थे जो कि मराठा के विस्तार में किसी भी प्रकार का कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वे मराठा सरदार, मैं बता दूं मराठा सरदार वहाँ के एक जमींदार वर्ग होते थे। वे मराठा सरदार को मीटिंग के लिए बुलाए और उनसे कहा गया कि मराठा के जो भी तटवर्ती क्षेत्र हैं, इस तटवर्ती क्षेत्र से आपको चौथ कर वसूल करने हैं। ये चौथ कर यह था कि
तटवर्ती क्षेत्रों को सैनिक सहायता देने के बदले उनसे यह कर वसूली जाती थी। हम लोग आगे देखेंगे कि चौथ का फिर कैसे बंटवारा होता है, कितना % बंटवारा होता है, यह हम मराठा के प्रशासनिक नीति में पढ़ेंगे, जो कि हम सबसे अंतिम में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि जब ये नीति को बालाजी विश्वनाथ लेकर आते हैं, अब तो सत्ता को अस्थायित्व मिल जाती है और यहाँ से मराठा का साम्राज्य विस्तार होना प्रारंभ हो जाता है। हम लोग इसी क्रम में आगे देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ मुगल अधिकारी होते थे सैयद बंधु। इस सैयद बंधु मैं लिख देता हूं, मुगल अधिकारी सैयद बंधु। इस सैयद बंधु को मुगल सम्राट का द किंग मेकर कहा जाता था। तो वो मुगल सैयद बंधु के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया आप मुझे इस क्षेत्र में, उत्तरवर्ती क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में जो है और दक्षिणी क्षेत्र में जो मेरे तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर कर वसूलने की अनुमति दे दो। बदले में हम तुम्हें सैनिक सहायता प्रदान करेंगे, साथ ही साथ 10 लाख रुपए वार्षिक के दर से तुम्हें कर दिया करेंगे। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है जब कोई बड़ा अमाउंट आपको मतलब फालतू में दे तो आप वहां पे एकदम है ना सतर्क हो जाइए कि आपके साथ आगे बुरा होने वाला है। यही देखते हैं कि मुगल के साथ ये अपनी नीति को कैसे बदल देते हैं। जब मुगल को सैनिक सहायता की आवश्यकता होती है तो ये जो थे बालाजी विश्वनाथ, ये अपने सेनापति को लेकर दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर होते हैं, कौन होते हैं? मुगल सम्राट फर्रुखसियर, उनकी हत्या कर देते हैं। ये वही फर्रुखसियर है जिसका मैंने जिक्र किया था कि इन्होंने 3000 रुपए के बदले में अंग्रेजों को शाही फरमान जारी किया था, जिसके तहत वे बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। यही वह फर्रुखसियार है जो कुली खां को, जो मुर्शिद कुली खां थे, उन्हें जो बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। तो अब ये क्या करते हैं, बालाजी विश्वनाथ फर्रुखसियार का हत्या कर देते हैं। साथ ही यहां पर वह अपने अकॉर्डिंग एक नवाब की नियुक्ति करते हैं जिनका नाम रहता है रफी उदरजात। क्या नाम रहता है? रफी उदरजात। अब देखते हैं कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर अगला पेशवा आता है जिसे हम पेशवा बाजीराव फर्स्ट के नाम से जानते हैं। यह वही पेशवा बाजीराव फर्स्ट है जिनकी हम बच्चों को कहानियां सुनाया करते हैं, जिनके नाम पर बाजीराव मस्तानी मूवी भी आई है। अब हम लोग देखते हैं इसकी क्या कहानी थी। ये मराठा के क्षेत्र का व्यापक रूप में विस्तार करना चाहते थे तथा ये ऐसे पेशवा थे जिनका कथन था कि हम मराठा राज्य के साम्राज्य को कृष्णा नदी से लेकर सिंधु नदी तक, आप देखेंगे ये रहा, सॉरी, ये आपका मान लीजिए मराठा क्षेत्र, यहां कृष्णा नदी है और यहां पे सिंधु नदी है। इस क्षेत्र तक हम अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। साथ ही साथ ये गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे। गोरिल्ला पद्धति आप पूछेंगे क्या होती है और इन्होंने कहां से प्राप्त की थी? इन्होंने अपने पूर्वज
शिवाजी से गोरल्ला पद्धति की प्राप्ति करी थी। साथ ही साथ अब पूछेंगे गोरल्ला पद्धति होती क्या है। छुप छुप कर युद्ध करने की पद्धति को गोरिल्ला पद्धति कहते हैं। इसमें कम सैनिक के बदौलत भी बड़े सैनिक को हराया जा सकता है। तो गोरिल्ला पद्धति का आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो गोरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल किया था किसने? पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने। इनका कार्यकाल 1720 से 40 तक होता है। हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने, मैं बता दूं, इन्होंने एक बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की सहायता की थी। इसी संदर्भ में छत्रसाल ने इसे बुंदेलखंड के क्षेत्र तथा झांसी के क्षेत्र प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आप जो मस्तानी नाम की कन्या का नाम सुनते हैं, ये मस्तानी बुंदेलखंड से ही इन्हें मिलती है। तो आप मस्तानी के बारे में भी समझ लिए। अब देखते हैं इनका कार्यकाल यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब अगला पेशवा की ओर बढ़ते हैं। अगला पेशवा है पेशवा बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब के नाम से हम लोग जानते हैं। अब मुझे लगता है कि कुछ मिटाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी बालाजी बाजीराव के संदर्भ में मैं पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में बताऊंगा। मैं इनके बारे में पहले बता दूं कि बालाजी बाजीराव के समय पे जो साहू जी थे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ के छत्रपति राजा राम सेकेंड होते हैं। इनके साथ में क्या होती है कि संगोला की संधि होती है। किनके साथ में? राजा राम सेकेंड के साथ में। इस संगोला संधि के साथ ही छत्रपति के सारे शक्तियों को पेशवा में समाहित कर दी जाती है। अब छत्रपति का किसी भी प्रकार से कोई रोल नहीं होता है। सारे शक्ति किसमें समाहित हो जाती है? पेशवा में। बालाजी बाजीराव के समय में क्या होता है? इस टाइम पे पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। मैं बता दूं दोस्तों, पानीपत एक स्थान का नाम है। यह स्थान हरियाणा के क्षेत्र में है और यहां से जब दिल्ली से कोई आगे बढ़ता है तो ये एक बहुत ही बड़ा मैदान, खाली मैदान है, जहां पर कई युद्ध हुए, जो कि पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध हुए, जिसकी अवधि 1761 थी। यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो अरब के शासक थे अहमद शाह अब्दाली, इनके साथ, और जो बालाजी बाजीराव थे उनके पुत्र थे विश्वास राव। विश्वास राव के बारे पे हम लोग देखते हैं, ये विश्वास राव जो थे अपवैक्स थे और साथ ही साथ ये युद्ध नीति में कुशल नहीं थे। अब भैया, आप शासक को ही आप कमजोर ले जाओगे तो युद्ध कैसे जीत पाओगे? तो इसी को देखते हुए इनके साथ जो दो सेनापति को भेजा गया, और वो सेनापति युद्ध रणनीति में काफी इंटेलिजेंट थे। अब देखते हैं कि उनके दो सेनापति सदाशिव राव भाव थे। इनकी जब अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध हो रही थी तब ये लोग पराजित हो जा रहे थे, और पराजित होने का सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ के स्थानीय लोग इनका साथ नहीं दे रहे थे। अब पूछेंगे कि भैया इनका स्थानीय लोग से क्या मतलब है? अब भाई साहब आप बताओ, सैनिक हैं तो इंसान है, क्या उन्हें भूख नहीं लगेगी? तो खाना कहाँ से उपलब्ध होगी? स्थानीय क्षेत्र से। पानी कहाँ से उपलब्ध होगी? स्थानीय क्षेत्र से। तो आप समझ गए होंगे कि अपने पड़ोसी से अच्छे व्यवहार बनाकर क्यों रखना चाहिए। इतिहास से तो आप आज ये भी सीख लिए। तो यहाँ के स्थानीय लोग इनका साथ नहीं देते हैं, तो इनकी युद्ध में पराजय हो जाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं पराजय होने के साथ साथ जब व्यापारियों के द्वारा बालाजी बाजीराव सेकेंड को यह खबर मिलती है कि उनके दो मोती विलीन हो गए, तो इस सदमा से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों,
आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि कैसे चौथ की वजह से स्थानीय लोग परेशान हो जाते हैं। और इसी चौथ की वजह से, चौथ मैंने बताया था कि चौथ एक कर होती थी जो कि सरदारों के द्वारा स्थानीय लोगों से सैनिक सुरक्षा देने के बदले प्राप्त की जाती थी। अब तो यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया क्योंकि अब तो युद्ध हार गए। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आती है कि इस पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद यहाँ का शासक कौन बना। तो मैं आपको बता दूं, मैं इसे एरेज कर देता हूं। तो तीसरी पानीपत युद्ध के बाद यहां का शासक कौन बना, आप ये पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं, यहां का जो शासक थे वो कोई नहीं बनता है। क्योंकि यहां पर एक कथन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध यह निर्णय नहीं किया कि यहां का शासक कौन बनेगा, बल्कि यह निर्णय किया कि यहां का शासक कौन नहीं बनेगा। ऐसा क्यों दोस्तों, हम इस कथन को देखते हैं। मराठा तो यहां पर हार चुके थे और यहां पर जीत होती है, वो जीत होती है अरब व्यापारी जो कि अहमद शाह अब्दाली थे। अहमद शाह अब्दाली यहां पर सत्ता की मांग नहीं करते हैं, वो भारत से लौट जाते हैं और मराठा युद्ध में पराजित होने के कारण वो अपनी सत्ता को वैधता प्रदान नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से मुगल सम्राट उनको सत्ता स्थापित करने के लिए नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने आज ये बात समझ लिया कि कैसे पानीपत का तीसरा युद्ध अंग्रेजों के लिए एक नया मार्ग खोल दिया। भाई, जब यहां पर कोई अच्छा प्रत्यक्ष रूप से कोई शासक ही नहीं रहेंगे तो कहते हैं ना, जब दो भाइयों में लड़ाई होती है तो फायदा कौन उठाएगा? तीसरा। तो आपने जीवन के लिए यह एक पॉइंट और निकाल लिया। अब हम लोग यह देखते हैं कि बालाजी बाजीराव की सदमे से मृत्यु हो जाती है। अब तो इनकी भी काम खत्म। अब आते हैं पेशवा माधवराव फर्स्ट। ये पेशवा की कार्यकाल 1761 से 72 तक होती है। इनकी कार्यकाल काफी कम होती है। तो ये माधवराव फर्स्ट जो होते हैं ये काफी अच्छे पेशवा होते हैं। इन्होंने जो भी आपका पानीपत का तीसरा युद्ध में जो भी यहाँ की स्थिति खराब हुई थी, इस स्थिति को पेशवा माधवराव फर्स्ट यहाँ पर मजबूती प्रदान करते हैं और साथ ही साथ यहाँ के आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाते हुए सरदारों के साथ, जो भी मराठा सरदार थे उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करते हुए मराठा साम्राज्य को आगे की ओर ले जाने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, काल के मुंह से कौन बच पाता है। इनकी आगे चलकर बीमारी से मृत्यु हो जाती है। जितना दुख पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजय होने से नहीं होती है, उससे ज्यादा दुख माधवराव फर्स्ट के मृत्यु से हो जाती है। अब तो ये कुशल पेशवा के मृत्यु के बाद सत्ता वहां की डगमगा जाती है। अंग्रेजों के लिए एक मार्ग और मिल जाता है। इसके बाद देखते हैं कि पेशवा नारायण राव यहाँ के पेशवा बनते हैं और इनकी कार्यकाल 1772 से 74 होती है। इसी के समय पे यहाँ के एक अधिकारी होते हैं, उनका नाम होता है, ये अधिकारी मराठा के ही हैं, इनका नाम होता है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव क्या करते हैं कि वह एक अच्छे कुशल नागरिक नहीं होने के कारण उसे पेशवा नहीं बनने दिया जाता है, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि मैं यहाँ का पेशवा बनूं। इस वजह से वो रघुनाथ राव क्या करते हैं कि पेशवा नारायण राव की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के साथ ही वो क्या करते हैं
कि हत्या इनकी कर देते हैं। साथ ही वो सोचते हैं कि अब तो भाई पेशवा हमें बना दिया जाएगा। फिर भी पेशवा रघुनाथ राव को नहीं बनने दिया जाता है। अगला पेशवा पेशवा माधव राव सेकेंड, जो कि नारायण राव का पुत्र होता है, इसे पेशवा बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि रघुनाथ राव का क्या होता है। रघुनाथ राव यहां से निकलकर अंग्रेजों के पास चल जाते हैं और अंग्रेजों के पास जाकर सूरत की संधि सन 1775 ईस्वी में कर लेते हैं और सैनिक उन्हें झूठा दिलासा देते हैं कि अब हम तुम्हें वहां का पेशवा बनाएंगे, साथ ही साथ सैनिक शक्ति तुम्हें प्रदान करेंगे। जब अंग्रेज इनके साथ मिल जाता है तो यह वह समय है जबकि बंगाल के संदर्भ में क्लाइव अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे और राजनीतिक उठापटक को देखते हुए वे अपने आर्थिक हितों की पूर्ति कर रहे थे। वैसे ही आर्थिक हितों की पूर्ति जो बंबई के गवर्नर थे वो भी करना चाहते थे। इस समय रघुनाथ राव को अंग्रेज सैनिक शक्ति प्रदान करने का वादा करते हैं। जब ये पेशवा माधव राव सेकेंड देखते हैं कि स्थिति सही नहीं है तो वो जाकर अंग्रेजों के साथ युद्ध कर लेते हैं, जिसे हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे पे। आंग्ल मराठा युद्ध, अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए 1777 से 1782 के बीच में होती है। सॉरी मेरा हैंडराइटिंग सही नहीं है, इस चीज के लिए आप हमें माफ कीजिएगा। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1777 से 1782 के बीच होती है। इस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल जब हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, उसका कार्यकाल सन 1780 से 84 के बीच में देखा था कि इस समय मराठा के साथ भी युद्ध हो रही थी। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि मराठा के साथ में कौन सी संधि हुई थी? सालवाई की संधि। सालवाई की संधि। जब यह संधि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कर ली जाती है, अब तो मैसूर से भी क्या होता है कि अंग्रेज युद्ध करते हैं और मराठा से भी तभी युद्ध चल रही रहती है। और इस समय पे अमेरिकी क्षेत्र में भी ब्रिटेन की स्थिति खराब होती है। ये वही काल था जब अगर सभी शासक एक साथ मिल जाते तो अंग्रेजों को यहां से अपना कदम उठाकर भागना पड़ता। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों की अव्वल कूटनीतिज्ञता के कारण ही वे यहां पर पांव जमाने में सक्षम हुए। तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे, जिन्होंने यहां पर सालवाई की संधि करी और इसके साथ ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे होता है, इसके बाद कौन आते हैं? पेशवा बाजीराव सेकेंड आते हैं। पेशवा बाजीराव सेकेंड के टाइम में दोस्तों मैं यह बता दूं कि जब पेशवा बाजीराव सेकेंड होते हैं उस समय में क्या होती है, ये पेशवा बाजीराव सेकेंड जो थे एक अच्छे पेशवा नहीं थे, ये कुशल नहीं थे। तो मैं आपको दोस्त बता दूं, ये जैसे मराठा का क्षेत्र है। मराठा में मैंने आपको बताया कि मराठा में जो भी सरदार होते थे। तो मैं बता दूं इसके जो पश्चिमी क्षेत्र में गायकवाड़ होते थे और इसके दक्षिणी क्षेत्र में भी थे जो कि भोसले के नाम से जाना जाता है। और इसके जो पूर्वी क्षेत्र में थे वो होलकर के नाम से जाना जाता है।
और जो उत्तरी क्षेत्र में थे वो सिंधिया के नाम से जाने जाते थे। तो जब पेशवा बाजीराव सेकेंड अच्छा कार्य नहीं कर रहे थे तो आपका होलकर थे वो पेशवा बाजीराव को क्या करते हैं, ललकारते हैं कि बेटा तुम अच्छे से काम करो वरना तुम्हें सत्ता से ये हटना पड़ेगा। तो वो आगे क्या करते हैं कि जो बाजीराव सेकेंड होते हैं वो अंग्रेजों की शरण में चले जाते हैं और अंग्रेजों के साथ वे लोग क्या करते हैं कि बेसिन की संधि कर लेते हैं। अंग्रेजों के साथ क्या कर लेते हैं, बेसिन की संधि। बेसिन की संधि कर लेते हैं। इस बेसिन की संधि करने के साथ ही अंग्रेज अब क्या करते हैं कि पेशवा बाजीराव सेकेंड को सैनिक शक्ति देने का वादा करते हैं। तो अब जो गायकवाड़ हैं, भोसले हैं, होलकर हैं, सिंधिया हैं, अब चारों को एक गुट मिलाकर आगे बढ़ते हैं और अंग्रेजों पर युद्ध कर देते हैं। इसी युद्ध का परिणाम आगे चलकर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को आगे क्या मैं इसे मिटा सकता हूं, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका मगर मैं टाइम पीरियड बताऊं, ये 1803 से 1805 के बीच का है। दोस्तों यह वो टाइम पीरियड है जबकि वेलेजली यहां पर गवर्नर थे और वे सहायक संधि प्रणाली के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। जब पेशवा बाजीराव सेकेंड जाते हैं वेलेजली के पास तो वेलेजली सोचता है भाई हमें तो अब मौका में चौका मारने का अवसर पर मिल गया, अब इस मौका को नहीं गंवाना चाहिए। इसके साथ साथ क्या करते हैं कि इनकी और जो भी होलकर थे, सिंधिया थे, उनके साथ युद्ध होती है और युद्ध में मराठों की हार होती है। साथ ही साथ अब क्या होगी आप देखिएगा यहां पर कि सभी के साथ में यहां आपने देखा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए। यहां पे आप देखेंगे कि जो भोसले थे, भोसले के साथ देवगांव की संधि होती है। भोसले के साथ क्या होती है, देवगांव की, भोसले के साथ देवगांव की संधि होती है, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि। और जो एक बज गए होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि होती है, राजपुर घाट की संधि। ये किसका परिणाम है, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम है। ये सारा संधि सहायक संधि प्रणाली के तहत होती है और तभी गवर्नर जनरल वेलेजली होते हैं। दोस्तों आप लोगों ने यहां तक समझ लिया होगा। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होती है, वो 1818 में होती है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में समझ लिया। मैं अब आपको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बताऊंगा, जिसका टाइम पीरियड है 1818।
इस समय क्या हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कि जो भी सरदार होते थे, मराठा सरदार होते थे, उनकी सहायता के लिए एक पिंडारी नाम का सैनिक होता था। ये सहायक सैनिक होते थे, लेकिन इस सैनिक का वास्तविक कार्य लूटपाट का होता था। जब व्यापारी यहां के मार्ग से गुजरते थे तो ये पिंडारी यहां पर इस व्यापारी से लूटपाट करते थे। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। मैं आपको बता दूं, पहले आंग्ल मराठा युद्ध के समय पे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, लेकिन यहां पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पे गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इनसे पिंडारियों से तंग आकर युद्ध कर लेते हैं मराठा के साथ में। और साथ ही साथ दोस्तों यह वह युद्ध होती है जिसके साथ ही संपूर्ण मराठे क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है। अब तो अंग्रेज सारे क्षेत्र को, मराठे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लेते हैं। हम लोग इसके साथ देखते हैं जो कि बालाजी बाजीराव था, इनको क्या किया जाता है कि कानपुर का विठुर क्षेत्र पेंशन देकर भेज दिया जाता है। अब दोस्तों इसके साथ ही अंग्रेजों का यहाँ पर राजनीतिक शिकार हो जाता है। अब ये यहाँ सिर्फ क्षेत्र की प्राप्ति ही नहीं करती हैं, बल्कि मैं बता दूं यह दक्षिणी भारत से के दक्कन क्षेत्र से वे कपास की अधिकतम प्राप्ति करते हैं। ये वही क्षेत्र है जब अमेरिका से में गृह युद्ध चल रहे थे तो उस समय पे वहां से कपास आना बंद हो गया था। तो सारे कपास का सप्लाई इसी दक्कन क्षेत्र से की जा रही थी। और इसी दक्कन क्षेत्र में जब कपास की यहाँ से सप्लाई हो रही थी तब क्या हुआ था कि यहाँ पे जो भी भूमिकर थे, जो भी भू राजस्व थे, यहाँ पर वो बढ़ा दी गई थी। लेकिन जब अमेरिका की स्थिति सही होती है और वहाँ से फिर कपास यहाँ आना शुरू हो जाता है तो यहाँ के किसानों के साथ जो कर उस टाइम में तसीली जाती है उस कर के दर को कम नहीं किया जाता है। अंततः किसान विद्रोह के लिए खड़े होते हैं। तो मैंने दोस्तों बताया था सभी का कारण परिणाम होता है। बिना कारण परिणाम के तो भाई इतिहास का कोई वजूद ही नहीं है, न तो मेरे जीवन का न तो आपके जीवन का कोई मौजूद नहीं है। हम लोगों ने तीनों आंग्ल मराठा युद्ध को अच्छे से समझ लिया है और मैं यह आशा करता हूं कि मेरे सभी बातों को आप नोट डाउन कर रहे होंगे और मैं जो भी बोर्ड में लिख रहा हूं उसे आप नोट डाउन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ अब हम लोग मराठा प्रशासन को समझेंगे। उसके साथ ही साथ हमारी आज क्लास की अंत हो जाएगी। अब हम लोग मराठा प्रशासन के बारे में समझेंगे। मराठा प्रशासन कैसे काम करते थे? ये दो क्षेत्रों से अपने कर की वसूली करते थे। पहला था सरदेश मुखी कर। यह कर जो था 10% पूरे आमदनी का मराठा सरदारों से तसीला जाता था। किसे तसीला जाता था? मराठा सरदारों से। यह टैक्स मराठा में वैध टैक्स मानी जाती थी। कौन सी टैक्स मानी जाती थी? वैध टैक्स। ठीक है। और ये इस पर पूरा का पूरा नियंत्रण जो छत्रपति होते थे उनका होता था। ये टैक्स पूरा का पूरा छत्रपति
ले लेते थे। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टैक्स के बारे पे। एक आपने नाम सुना होगा, मुल्क ए कदीम। ये मुल्क ए कदीम वही है जो कि मैंने आपको बताया था कि मराठा के निकटवर्ती क्षेत्र से, ये मतलब जो भी मराठा का सीमावर्ती क्षेत्र, यहां से क्या करते थे, जो मराठा लोग होते थे वो यहां से चौथ तसीलते थे। चौथ क्या होता था कि सैनिक संरक्षण देने के बदले प्राप्त किया जाता था। लेकिन क्या होता था, ये जब 1/4 पूरे कमाई का 1/4 वो टैक्स ग्रहण करते थे, तो यहाँ के लोग जो थे वो ये टैक्स देने में रुचि नहीं दिखाते थे, वो सीधा सीधा टैक्स देने से मना करते थे। लेकिन मैंने दोस्तों आपको बताया था कि पिंडारी के द्वारा, पिंडारी जो कि एक लूटपाट करने वाले सैनिक होते हैं, उनके द्वारा यह टैक्स तसीली जाती थी। और मैं दोस्त बता दूं, यह टैक्स तसीलने के लिए कई अधिकारी होते थे। साथ ही इस टैक्स का कई रूप से बंटवारा होता था, जिनमें से मैं बता दूं, इस टैक्स का मानो कि ये 100% आपने यहां से टैक्स ले ली। इस 100% टैक्स का 66% टैक्स सरदार रखते थे। 66% टैक्स सरदार रखते थे, जिसको कि मौकास कहा जाता था। इसके 25% टैक्स छत्रपति को दिया जाता था, जिसको मौकास कहा जाता था। इसका 6% टैक्स सचिव को दिया जाता था, जिसको बावती कहते थे। एक मिनट, मैं अच्छे से लिख दूं। ऐसे मेरी हैंडराइटिंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं अच्छे से लिखूं। और जो 3% टैक्स बचते थे वह छत्रपति के विवेक पर आधारित होती है। मैं बता दूं, सरदार हो गए, 66% सरदार को दिया जाता, जिसको मौकास कहते थे। 25% छत्रपति को दिया जाता, एक मिनट, मौकास, इसको ना बावती कहते थे। एक मिनट, सॉरी, 25% छत्रपति को दिया जाता था, इसको बावती कहते थे। इसको जो 6% सचिव को दिया जाता था, इसको सहोतरा कहते थे। जो 3% छत्रपति के विवेक पर आधारित होती थी, इसे नाथकोंडा कहते थे। ये सारे टैक्स का तो बंटवारा हो जाता था, लेकिन इस सारे टैक्स को वसूल करने के लिए एक प्रशासनिक पूरा का पूरा टीम काम करती थी। प्रशासनिक टीम काम करती थी। इस प्रशासनिक टीम में जो सबसे ऊंचे पद पे होते थे, ऊंचे पद को पटेल कहा जाता था, जो कि टैक्स का वसूली करते थे। ये पटेल के बाद कुलकर्णी होते थे, जो सारे टैक्स का क्या करते थे, लेखा जोखा करते थे। इस कुलकर्णी के नीचे पे एक मैं बता दूं, इस कुलकर्णी के नीचे में चबुले होते थे, जो कि कुलकर्णी के काम की देखरेख करते थे। और इस चबुले के नीचे पे 12 ऐसे अधिकारी होते थे, जो कि सारे गांव का सहायक होते थे।
उनको अलूटे बलूटे कहा जाता था। अलूटे बलूटे कहा जाता था। तो यहां तक आपने आज मराठा के बारे में समझ लिया, और मैं यह आपको वादा के साथ कहता हूं कि अगर आप ये सारे पॉइंट को समझकर आत्मसात कर लेते हैं और सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर रहे होंगे, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगी। साथ ही साथ आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और मैं इन्हीं बातों के साथ आज अपनी क्लास को विराम देता हूं। मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।